स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेफ्रिजरेटर टेक पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी कंजप्शन टेस्ट की। एनर्जी कंजप्शन कैलकुलेशन आप कैसे करें किसी भी सिंगल डोर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर के लिए। जो भी मेरे भाई बंधु रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में आप सीखोगे कि एनर्जी कंजप्शन किसी भी रेफ्रिजरेटर का कैसे निकालते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। आज ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा और जो स्टैंडर्ड हम उसके लिए यूज़ करेंगे वो है IS 1476-2000। आज हम इस स्टैंडर्ड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आपको एनर्जी कैलकुलेशन सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्टैंडर्ड की कि हमारा स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जिसके अकॉर्डिंग हमको टेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एम्बिएंट कंडीशन है आपकी चैम्बर की वो रहेंगी 32 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आपको टॉलरेंस मिलेगा प्लस माइनस 0.05 डिग्री सेल्सियस का। यानी आप 32.5 से लेके 31.5 तक का एम्बिएंट मेंटेन कर सकते हैं उस रेंज में। और साथ ही साथ आपको उस कंट्रोल्ड एम्बिएंट के साथ साथ आपको ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पैक्ट करेगी आपकी एनर्जी कैलकुलेशंस पर। तो आपको जो स्टैंडर्ड बोलता है ह्यूमिडिटी के लिए वो है आपको 45% टू 75% ह्यूमिडिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी 32 डिग्री एम्बिएंट के साथ। और साथ ही साथ जो दोस्तों हमारा एयर फ्लो होता है, चैम्बर का एयर फ्लो, वो आपको मेंटेन करना है 0.25 मीटर पर सेकंड से एक्सीड ना करें। क्योंकि अगर आपका ये एक्सीड करता है तो आपका एनर्जी के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना आपका एयर फ्लो ज़्यादा होगा आपकी एनर्जी उतनी कम आएगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने बोला कि आपको 0.25 मीटर पर सेकेंड की लिमिट से ऊपर नहीं जाना है। आप नीचे कितना भी मेंटेन कीजिए वो उसका कोई इशू नहीं है। आप जीरो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर जीरो होगा तो मतलब उधर एयर का वेलोसिटी ही नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो आप कोशिश करें आप जितना भी होगा 0.25 से नीचे ही मेंटेन करें। ऊपर जाओगे तो आप टेस्ट को वोलेट कर दोगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एनर्जी कंजप्शन टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को थर्मोकपल लगा के स्टोल पर डाल के उसको स्टेबल करना पड़ेगा। अब स्टेबल करोगे तो आपको क्या होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी एसेसरीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी लोड नहीं होना चाहिए। और जो प्रोडक्ट के साथ आपकी एसेसरीज हैं वो सभी आपके प्रोडक्ट में ही हों, जो मैन्युफैक्चरर आपको देता है, जैसे आइस ट्रे, शेल्फ्स, कुछ और चीज़ें जो आपकी प्रोडक्ट के साथ आती हैं वो आप प्रोडक्ट में ही रखोगे। आप कभी भी उनको प्रोडक्ट से बाहर नहीं निकालोगे एनर्जी टेस्ट के दौरान। और जब भी आप एनर्जी टेस्ट करोगे तो आप अपने प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का कोई भी लोड नहीं डालोगे। आपको जो टेस्ट करना है वो नो लोड कंडीशन टेस्ट पे करना है। ठीक है, और जो हमारे टारगेट टेम्परेचर रहेंगे FC और RC के लिए, वो FC के लिए रहेगा -6 डिग्री सेल्सियस आपको मेंटेन करना है। और रेफ्रिजरेटर के लिए RC कंपार्टमेंट के लिए आपको मेंटेन करना है 3 डिग्री सेल्सियस। पर ऐसा हम किसी भी केस में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों में से हम एक ही टेम्परेचर अचीव कर पाएंगे जिससे दूसरा नहीं होगा। तो ये दोनों टेम्परेचर तो हम कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों स्टैंडर्ड क्या बोलता है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, दो पॉइंट्स लेते हैं, एक कोल्ड पॉइंट और एक वार्म पॉइंट। क्योंकि एक पॉइंट में आप क्या करोगे, -6 से अबव जाओगे, -6 ±2 डिग्री सेल्सियस आप चले गए, -6 टू -8 तक की आपको एक रेंज मिल जाती है अपने फ्रीजर कंपार्टमेंट में। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप कोल्ड पॉइंट करोगे तो FC के लिए आपके पास ये टेम्परेचर हो गए -6 टू 8। और ऐसे ही जब आप FC में -6 टू 8 मेंटेन करोगे, उसी टाइम आपको RC में जो मेंटेन करना पड़ेगा वो है आपका 1 टू 3 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को टेम्परेचर्स को आप रेंज में लेके आओगे तो वो आपका हो जाएगा कोल्ड पॉइंट। और ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक वार्म पॉइंट लेके आना पड़ेगा। वार्म पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, -6 से बिलो जाओगे। -6 से कितना बिलो जाओगे, ±2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप FC कितना मेंटेन करोगे, -4 टू -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपने इतना टेम्परेचर मेंटेन किया FC में। इसके साथ ही आपको RC में जो मेंटेन करना पड़ेगा वो होगा 3 टू 5 डिग्री सेल्सियस। आप RC में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करोगे, तब आपका जो पॉइंट आएगा वो होगा वार्म पॉइंट।
और अगर आप -6 से कोल्डर और 3 डिग्री से कोल्डर जाते हो तो वो रहेगा आपका कोल्ड पॉइंट। मतलब आपके जो पॉइंट्स होंगे -6, ये फ्रीजर के लिए है। जब भी आप इससे कोल्ड जाओगे तो कोल्ड पॉइंट, और इससे वार्म जाओगे तो वार्म पॉइंट। और जब आप आरसी में आओगे, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में, तो आपका रहेगा 3 डिग्री सेल्सियस। जब भी आप इससे ऊपर जाओगे तो आपका वार्म पॉइंट रहेगा, और जब भी आप इससे डाउन आओगे 1 डिग्री तक तो वो होगा आपका वार्म कोल्ड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब आपको टेम्परेचर्स पता लग गए हैं कि आपको अपने रेफ्रिजरेटर में क्या क्या टेम्परेचर्स मेंटेन करने हैं, फ्रीजर में कितना मेंटेन करना है आपको, आरसी में कितना मेंटेन करना है आपको। 2 पॉइंट्स लेने हैं, कोल्ड पॉइंट और एक वार्म पॉइंट। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें अपने प्रोडक्ट को रन करना है। अब रन करना है, कितना रन करना है, मिनिमम 6 आवर्स के लिए हम अपने प्रोडक्ट को रन करेंगे। रन करने का मतलब मेरा फ्री रन से नहीं है, आपको स्टेबल डेटा चाहिए। आपको मिनिमम 6 आवर्स का स्टेबल डेटा चाहिए दोनों पॉइंट्स के लिए। आप पहले कोई भी पॉइंट करें, कोल्ड पॉइंट करें या वार्म पॉइंट करें, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब स्टेबल कंडीशन क्या होती है दोस्तों, स्टेबल कंडीशन का मतलब है इधर कि आपको अपने रेफ्रिजरेटर को रन करना है। आपको अपने रेफ्रिजरेटर के सभी सीलोस वगैरह पैरामीटर्स चेक करके, शेल्फ पोजीशन चेक करके, सभी एसएसएस को चेक करके थर्मोस्टेट को उस पोजीशन पर डालना है जहां पर आपको कोल्ड पॉइंट या फिर वार्म पॉइंट के लिए टेम्परेचर्स मिल जाएं। और जब आपको मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही कंटिन्यू रन करोगे और उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो क्या होगा दोस्तों, आपको डेटा मिल जाएगा, स्टेबल डेटा। स्टेबल डेटा आपको एक सीधी लाइन मिलेगी, थोड़ा बिल्कुल सीधी तो नहीं मिलेगी, जैसे साइकिलिंग करती है वो आपको चीज मिलेगी। और आप उसमें वेरिएशन देखोगे तो 0.3 के से ज्यादा आपका वेरिएशन उसमें नहीं मिलना चाहिए। जब आपको ये चीजें मिल जाएंगी तो वो आपका एक पॉइंट हो जाएगा, कोल्ड पॉइंट या फिर वार्म पॉइंट, जो भी आपने सेट किया टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप देख लोगे इसको। और उसको मिनिमम 6 आवर्स का लेगा, मैक्सिमम आप 24 48 जितना आप लेना चाहो उतना ले सकते हो, पर स्टैंडर्ड को मिनिमम 6 आवर्स का स्टेबल डेटा चाहिए, कोल्ड पॉइंट के लिए भी और वार्म पॉइंट के लिए भी। अब आप उसमें जो टेम्परेचर चेक करोगे, मान लो एफसी में कितना टेम्परेचर चल रहा है हमारा, आरसी में कितना टेम्परेचर चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एवरेज टेम्परेचर लोगे। आप जितने भी थर्मोकपल लगाओगे एज पर स्टैंडर्ड फ्रीजर में और आरसी में, आप उन सभी थर्मोकपल्स का एवरेज टेम्परेचर चेक करोगे। कभी भी किसी इंडिविजुअल टीसी का टेम्परेचर आप नहीं चेक करोगे, आप हमेशा एवरेज की बात करोगे, चाहे वो एफसी हो या आरसी हो। और 5 थर्मोकपल्स आप एफसी में लगाओगे और आप 3 थर्मोकपल्स आप आरसी में लगाओगे, और आप उनका ही एवरेज चेक करोगे कि उनका एवरेज वैल्यू कितना है। और जब आप उनका एवरेज वैल्यू चेक कर लोगे तो आप उससे आपको पॉइंट का पता भी चल जाएगा। मान लो आपका एफसी में चल रहा है -7.2 और आरसी में आपका चल रहा है कुछ 2.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया आपका कोल्ड पॉइंट। और इसी तरीके से अगर आपका एफसी में चल रहा है -4.8 डिग्री सेल्सियस और आरसी में चल रहा है आपका 3.7 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया आपका वार्म पॉइंट। ठीक है, अब आपके पास एक कोल्ड पॉइंट हो गया, एक वार्म पॉइंट हो गया, और दोनों में आपको मिनिमम 6 आवर्स का डेटा चाहिए। यहाँ पे आपको 6 आवर्स का डेटा चाहिए। जब आप मिनिमम 6 आवर्स का डेटा इसमें ले लोगे, उसका एवरेज निकालोगे आप, एवरेज आपका आ रहा है आपकी रेंज में, आपको 6 आवर्स का स्टेबल डेटा भी मिल गया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो टेस्ट है उसको स्टॉप कर देना है। आपका टेस्ट वहाँ खत्म हो जाएगा 6 घंटे का स्टेबल डेटा लेने के बाद। उसके बाद आप क्या करोगे, उस 6 घंटे के दौरान आपकी जो भी यूनिट अंडर टेस्टिंग है, जो भी आपका रेफ्रिजरेटर है, उसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, वो आपको एक पावर की वैल्यू देगा। तो आप क्या करोगे, जहां से आपका स्टेबल डेटा स्टार्ट हुआ, जहां से आपका स्टेबल डेटा स्टार्ट हुआ, वहां से लेके जहां आपने टेस्ट को एंड किया 6 घंटे के बाद, मिनिमम 6 घंटे के बाद, उस दौरान आपको एक मिलेगा, पावर कंजप्शन मिलेगा। वो वैल्यू आपको लेनी है। ठीक है, वो वैल्यू लेने के बाद अब हम आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। मान लो अभी देखो, मैंने आपके लिए एक समरी बना के रखी है कि मान लो मेरे पास ये डाटा आ रहा है, मैंने फ्रीजर में 5 थर्मोकपल लगाए हैं, आरसी में 3 थर्मोकपल्स लगाए हैं, और ये इंडिविजुअल थर्मोकपल का टेम्परेचर है मेरे पास, एक कोल्ड पॉइंट के लिए, एक वार्म पॉइंट के लिए। ये वार्म पॉइंट के लिए है मेरा
इंडिविजुअल थर्मोकपल का, और ये मेरा कोल्ड पॉइंट के लिए। अभी मैं अगर इसकी एवरेज की बात करूं तो एवरेज वैल्यूज मेरे पास ये है -4.68, -6.57। ये हो गया आपका एफसी के लिए, एक कोल्ड पॉइंट एक वार्म पॉइंट। और आप ऐसे ही आरसी का देखोगे, ये मेरे इंडिविजुअल थर्मोकपल की वैल्यू है एवरेज, और जब मैं इनका तीनों का एवरेज लूंगा तो वो ये है 4.05 डिग्री सेल्सियस 2.41। अभी देखो, आप इधर देखोगे तो आपका जो कोल्ड पॉइंट के लिए है आपका एफसी वो -6 डिग्री से ठंडा है, और हमारे आरसी के लिए जो टारगेट टेम्परेचर वो है 3 डिग्री, और आप देखोगे कि इधर हमारा आरसी जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस से कोल्ड ही है। और ऐसी एफसी में देखोगे तो आपका जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है वार्म पॉइंट के लिए वो -6 डिग्री से वार्मर है। और ऐसे ही आरसी में देखोगे आप वार्म पॉइंट के लिए तो हमारा जो टारगेट है वो 3 है, और आपका कितना है 4.05, तो ये आपके लिए वार्म पॉइंट हो गया। अब आपका जो भी एनर्जी मीटर लगा होगा उधर पे वो आपको एक रीडिंग देगा किलोवाट आवर वगैरह में, आपने जो भी सेट किया होगा उसका। तो जो मेरा इस टेस्ट ड्यूरेशन का किलोवाट आवर आया है वो है 0.1410, ये 1 किलोवाट आवर में है। और ऐसी एक मेरे पास कोल्ड पॉइंट के लिए भी वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये कितने मिनट का डेटा, अगर मैं इसकी बात करूं मैंने कितने मिनट का डेटा लिया है तो वो है दोस्तों 361 मिनट। आपको हमेशा 6 घंटे से प्लस का ही डाटा लेना है, माइनस में 1 मिनट भी नहीं चलेगा। मिनिमम 6 आवर्स, मतलब मिनिमम 6 आवर्स, 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं होगी वहां पे, आपको अब अभी लेना है, ठीक है। बेशक आप 360 पूरा 6 घंटे का ही लें, पर आपको उतना रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं इसकी एनर्जी कंजम्पशन की बात करूँ तो वो होगा ये किलोवाट आवर पर डे। अभी ये मैं आपको दिखाऊंगा ये वैल्यूज कैसे आई हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी देखो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, अभी आपको एक फॉर्मूला, ये आपको स्टैंडर्ड देगा, स्टैंडर्ड में फॉर्मूला मेंशन है। अगर आप इसको देखना चाहते तो आपको जाना पड़ेगा शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 में आप जाओगे तो आप उधर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है, ई एक्स आपकी है पावर कंजप्शन, जो भी आपका रहेगा इजकल टू E1 प्लस E2 माइनस E1 इंटू TX माइनस T1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो अगर हम बात करें ये EX, E2, T1 क्या है ये, तो नीचे मैंने इसको ब्रीफली दिया है। EX का मतलब क्या है हमारा, कैलकुलेटेड एनर्जी कंजप्शन रेट ऑफ द अप्लायंस एट द टारगेट टेम्परेचर TX। TX मीन्स जो भी हमारे टारगेट टेम्परेचर है -6 और 3 डिग्री सेल्सियस पे, उस टाइम पे मेरा एनर्जी कंजप्शन कितना है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड बोलता है, स्टैंडर्ड को रिक्वायरमेंट जो एनर्जी देता है स्टैंडर्ड हमको वो है -6 डिग्री और 3 डिग्री सेल्सियस आरसी। जो हमको स्टैंडर्ड एनर्जी देगा वो ये है। और इस एनर्जी के लिए हमने क्या किया, 2 पॉइंट लिए हैं। अभी मेरे पास एक कोल्ड पॉइंट की एनर्जी आ गई है, एक वार्म पॉइंट की एनर्जी आ गई है, बट मेरी फाइनल एनर्जी क्या है तो वो मैं नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे को तो एनर्जी चाहिए -6 और 3 डिग्री। जब मेरा रेफ्रिजरेटर इन टेम्परेचर पे मेंटेन होगा तो वो एनर्जी मुझे चाहिए, बट वो एनर्जी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने 2 पॉइंट लिए हैं। तो अब 2 पॉइंट से मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मेरा एनर्जी -6 पे कितना है और 3 डिग्री सेल्सियस पे कितना है। तो उसी चीज के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इंटरपोलेशन करते हैं। इंटरपोलेशन हमको करना है, ये इंटरपोलेशन का ही फॉर्मूला है कि आपको 2 पॉइंट है, आप उन 2 पॉइंट से ये जो टारगेट टेम्परेचर है इन टेम्परेचर की वैल्यू कैसे निकालो कि इन टेम्परेचर पर आपका कितना एनर्जी कंजप्शन था, स्टैंडर्ड वही मांगता है। तो जो इसमें E1 मेंशन्ड है वो आपका है एनर्जी कंजप्शन एट E1, मेजर्ड एनर्जी कंजप्शन रेट एट द अप्लायंस फॉर पॉइंट 1। आपका जो भी पॉइंट 1 बनाया होगा आपने, कोल्ड मानो आप या वार्म पॉइंट मानो, उसको बोल रहे हैं हम E1। और ऐसे E2 क्या होगा, आपका जो दूसरा पॉइंट रहेगा उसका जो एनर्जी कंजप्शन रहेगा जो आपने मेजर किया है वो होगा आपका E2। अब T1 और T2 क्या होगा, T1 होगा आपका पॉइंट 1 का कंपार्टमेंट टेम्परेचर, और इसी तरीके से पॉइंट 2 का जो कंपार्टमेंट टेम्परेचर होगा वो होगा T2। और आप FC की बात करोगे तो जो आपको पॉइंट 1 आपने माना होगा कोल्ड या वार्म, उसका जो FC में कितना है, -6 वाला जो है वो कितना है, FC में कितना है उसको बोलोगे आप पॉइंट 1। और ऐसे ही सेकंड पॉइंट के लिए जो भी आपका वार्म पॉइंट होगा उसके लिए आपने फ्रीजर में कितना मेंटेन किया है वो होगा आपका T2। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं आगे। अभी मैंने आपके लिए थोड़ा, आपको अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा इधर समरी बनाया है आपको, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं।
अभी हमें क्या करना है, इंटरपोलेट करना है, किसके लिए, बोथ एफसी के लिए भी और आरसी कंपार्टमेंट के लिए भी। तो मेरी सेटिंग्स है, ये कोल्ड सेटिंग है मेरी, ये वार्म सेटिंग है, ये मेरा फ्रीजर का एवरेज वैल्यू है, ये मेरा फ्रीजर का एवरेज वैल्यू है, एक कोल्ड के लिए एक वार्म के लिए, और ये मेरा आरसी का एवरेज वैल्यू है, एक कोल्ड के लिए एक वार्म के लिए। ठीक है, और ये मेरा एनर्जी कंजप्शन है कोल्ड के लिए, ये मेरा हो गया वार्म के लिए। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटरपोलेट करना है। अब इंटरपोलेट मैं कैसे करूंगा, मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी इंटरपोलेशन से भी, क्योंकि एक बार मैं फ्रीजर के लिए इंटरपोलेशन करूंगा और एक बार मैं आरसी के लिए इंटरपोलेशन करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास इंटरपोलेशन की भी दो वैल्यू आएंगी, टेम्परेचर्स मेरे सेम रहेंगे दोनों पॉइंट्स के लिए, यही मेरे पास कोल्ड के लिए वार्म के लिए मैं टेम्परेचर ले चुका हूं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी कंजप्शन मेरे पास दोनों पॉइंट्स का है। तो जब मैं आरसी की इंटरपोलेशन करूंगा, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट की इंटरपोलेशन करूंगा, तो ये मेरा हो गया E1, E1 मेरा ये हो गया प्लस E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 इंटू TX। आरसी का जो मेरा टारगेट टेम्परेचर है वो कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा जो TX होगा, TX मीन्स टारगेट टेम्परेचर, वो होगा 3 डिग्री सेल्सियस, वही मैंने इधर लिखा है। TX माइनस T1, T1 मेरा है ये रहा, T1 अपॉन में T2 माइनस T1, मेरा T2 ये रहेगा, T2 माइनस T1। अब मैं इसमें से T1 माइनस कर दूंगा तो मेरे को एक एनर्जी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये जो भी एनर्जी वैल्यू मिलेगा मुझे वो होगा मेरा आरसी इंटरपोलेशन। और सेम इसी तरीके से जब हम एफसी इंटरपोलेशन करेंगे, एफसी इंटरपोलेशन के केस में मेरा टारगेट टेम्परेचर कितना है, -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी इसमें मैं वही एनर्जी फॉर्मूला लगाता हूँ, E1 प्लस E2 माइनस E1 इंटू TX, TX की जगह मैं लाऊंगा -6, TX माइनस T1 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, तो आप इधर से देख सकते हैं ये मेरे पास एक वैल्यू आई है कोल्ड पॉइंट आरसी के लिए, आरसी के लिए जो मेरे पास एनर्जी कंजप्शन की वैल्यू आई है वो ये इंटरपोलेटेड वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक इंटरपोलेटेड वैल्यू मिलेगी एफसी कंपार्टमेंट के लिए। और जो इधर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों वो ये है कि कभी भी आपका जो एनर्जी कंजप्शन रहेगा वो आरसी इंटरपोलेशन का हमेशा एफसी इंटरपोलेशन से कम रहेगा, क्योंकि हमारा जो फ्रीजर में है वो टेम्परेचर कितना है, -6 डिग्री सेल्सियस। और जितना भी हम माइनस में जाएंगे, जितना भी हम मशीन को कोल्ड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा। तो इसलिए जो भी आपका एफसी इंटरपोलेशन रहेगा वो हमेशा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इंटरपोलेशन के बाद आपको करना क्या है, इंटरपोलेशन आपने कर लिया, एक वैल्यू आपको मिल गई, ये रही आपकी, सॉरी ये रही आपकी एफसी इंटरपोलेशन, आरसी इंटरपोलेशन, ये दोनों वैल्यू आपके पास हो गई। ठीक है, अब आपके पास फिर भी दो वैल्यू है, बट आपको तो एक ही वैल्यू चाहिए कि आपका यूनिट कितना एनर्जी कंजप्शन कर रहा है। अब एक वैल्यू आप कैसे लोगे, तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आफ्टर इंटरपोलेशन ऑफ बोथ पॉइंट्स द मैक्सिमम एनर्जी कंजप्शन वैल्यू फ्रॉम FC and RC interpolation will be considered as final energy consumption। तो जो भी आपका रहेगा FC और RC इंटरपोलेशन के बाद जो भी आपका एनर्जी कंजप्शन रहेगा, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी एनर्जी कंजप्शन की, वो ही आपकी फाइनल एनर्जी होगी। ये रहा आपका कोल्ड पॉइंट, ये रहा आपका वार्म पॉइंट, ये रहा आपके टेम्परेचर्स जो आपने मेंटेन किए हैं, ये रहा आपका एनर्जी कंजप्शन किलोवाट आवर पर डे, कोल्ड पॉइंट का, वार्म पॉइंट का। ये रही आपकी इंटरपोलेटेड वैल्यू आरसी के लिए, एफसी के लिए। मैंने कहा था ना आपको कि आपका आरसी का जो कंजप्शन है वो एफसी से हमेशा कम रहेगा, तो आप देख सकते हैं कम है। अब मेरे पास जो भी एनर्जी कंजप्शन पर डे किलोवाट आवर मेरे को चाहिए, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरा फाइनल एनर्जी होगा। तो जो मेरा फाइनल एनर्जी होगा वो होगा 0.6100 किलोवाट आवर पर डे। ठीक है, अब इतना आपने निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपको उससे मार्जिन्स कैलकुलेट करने हैं। मान लो आपके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट, आपने उसको टेस्ट किया, आपका कुछ भी XYZ
वैल्यू आया एनर्जी कंजप्शन का। अब आप कैसे देखोगे कि मेरा मशीन जो है वो पास है या फिर फेल है? तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, आपका जो भी टेस्टेड यूनिट है उसका कुछ ना कुछ टारगेट एनर्जी रहेगा। अब आप उस टारगेट एनर्जी से अपने जो भी आपकी टेस्टेड एनर्जी आई है उससे जब कंपेयर करोगे, उससे जब कैलकुलेट करोगे, तो आपको एक परसेंटेज में मार्जिन मिलेगा। वो होगा आपका एनर्जी मार्जिन। वो कुछ भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपकी जो टारगेट टेम्परेचर, टारगेट एनर्जी कंजप्शन है उसके ऊपर खरा उतरता है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कोल्ड पॉइंट ले लिया आपने, वार्म पॉइंट आपने ले लिया, इंटरपोलेटेड एनर्जी आपके पास है, आरसी की भी एफसी की भी, फाइनल एनर्जी कंजप्शन, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वो आपका फाइनल एनर्जी। ठीक है। अब मान लो आपकी टारगेट वैल्यू है कोई भी एक्स, मैंने इधर लिया 0.588, ये आपका टारगेट वैल्यू है। अब आप इससे निकाल सकते हो, आप क्या करोगे, जो भी आपका एनर्जी कंजप्शन आया है, कैलकुलेटेड आया है आपका, उसमें से आप टारगेट वैल्यू को माइनस करोगे। आप टारगेट वैल्यू नहीं नहीं आप टारगेट वैल्यू में से जो भी आपका एनर्जी कंजप्शन है उसको माइनस करोगे और उसको अपने टारगेट वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। तो उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको दोस्तों, परसेंटेज मार्जिन, कि आपका जो भी टेस्टेड यूनिट है वो कितने परसेंट मार्जिन आया है उसमें। 1 डिग्री 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, अगर नेगेटिव होगा तो आपका यूनिट फेल रहेगा। ठीक है। तो अब आपके पास मार्जिन भी आ गए, आपने एनर्जी कैलकुलेशन कर लिया पूरा, आपके पास एनर्जी की एक वैल्यू आ गई है। अब आप उससे क्या निकालना चाहते हो, वो आपको मिला है पर डे का एनर्जी कंजप्शन पर डे। ठीक है। अब आप उसको क्या करोगे, 365 से अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, जो भी आपका फाइनल एनर्जी कंजप्शन वैल्यू है उसको अगर आप 365 से मल्टीप्लाई करोगे, 365 का मतलब है 365 डेज, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। तो हम आपका ईयरली एनर्जी कंजप्शन निकाल रहे हैं, तो आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे 365 से, जो भी आपका फाइनल एनर्जी कंजप्शन वैल्यू है, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो आपका रहेगा ईयरली एनर्जी कंजप्शन। जो भी आप देखते हो ना आपके किसी भी रेफ्रिजरेटर पर आपका बी का स्टिकर मिलता है, उसके ऊपर जो एक वैल्यू मिलती है कुछ भी 188, 190 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर नहीं किलोवाट, तो वो क्या होता है आपका ईयरली एनर्जी कंजप्शन होता है। मतलब आपका जो भी टेस्टिंग यूनिट है वो एक साल में कितना एनर्जी खाएगा, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। मान लो आपका 200 वाट है, 200 वाट। अब वो किस कंडीशन में है, जब आपने अपने मशीन को -6 और 3 डिग्री सेल्सियस पे चलाया है, उसमें कोई भी लोड नहीं है और आपने उसको 365 डेज के लिए चलने दिया है, तब आपका एनर्जी कंजप्शन जो है वो XYZ रहेगा, जितना भी आपको लेबल पर मेंशन होगा वो बिना किसी लोड के है। अब आप सोचो कि मैं अगर इसको खरीद लेता हूँ तो मेरे घर में भी जब मैं इसको लेके जाऊंगा ये इतना ही एनर्जी कंज्यूम करेगा, नहीं, वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो विदाउट एनी लोड है। उस टाइम पे आपने ना ही उसका डोर खोला है, ना ही उसमें कोई लोड डाला है, सिंपली बस आपने प्रोडक्ट को रन किया है फ्री स्टेट में। वो एनर्जी कंजप्शन है। अगर आप उसको घर में यूज करते हो, आप उसमें लोड डालते हो, उसको डोर भी ओपन करते हो, क्योंकि आपको सामान डालना भी है उसमें, उससे सामान निकालना भी है, तो उस केस में आपका एनर्जी कंजप्शन काफी बढ़ेगा। ये स्टैंडर्ड ने ओनली एनर्जी कंजप्शन स्टैंडर्डाइज करने के लिए दिया है, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि आपका प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, अदर कंपटीटर्स का प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए आपको ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।